क्या आप 2025 का सीयूटी पीजी का पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करने जा रहे हैं? तो अगर आप इसकी तैयारी करने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला कि आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, कहाँ से आते हैं, और दूसरा कि उसके डिटेल एनालाइज क्या है। तो इसके बारे में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका प्रीवियस ईयर किस सेक्शन से कितना आया है, इसका पूरा ट्रेंड्स आप लोगों को प्रिस्टीन पीजी क्लासेस पे ऑलरेडी जा चुका है। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्यूशन देखेंगे, उसका सॉल्यूशंस क्या है, उसके बाकी ऑप्शंस जो हैं उससे रिलेटेड क्या है चीज़ें हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट करते हैं किस टॉपिक से, ये सारी चीज़ों का हम लोग एक एक क्वेश्चंस को लेके अब देखेंगे। आपको जो 2024 का क्वेश्चंस है, 23 का और 22 का, ये तीनों साल का क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज प्रिस्टीन पीजी क्लासेस में कराया जाएगा और इसमें आपको 2024 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग आप लोगों को 3 सेक्शंस में हर साल का क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, 25-25 क्वेश्चंस कराएंगे। उसमें आप लोगों को एकदम डिटेल में एनालाइज करेंगे। देखिए, आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऐसे नॉर्मली मिल सकता है, लेकिन डिटेल में जो सॉल्यूशंस है कि एक एक टॉपिक कौन से टॉपिक से आया है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया, उसके बाकी ऑप्शंस का क्या मायने, ये सारे क्वेश्चंस आगे तो नहीं पूछे जा सकते। ये सारा डिटेल एनालाइज आपको यहीं पे प्रिस्टीन पीजी क्लासेस पे मिलेगा। अगर आप सीयूटी पीजी 2025 में पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है जेएनयू बीएचयू में एडमिशन लेने का, तो आप जुड़े सीयूटी पीजी से और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जो दोस्त हैं, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी शेयर करें। शेयर करने से तो आपको कुछ जाएगा नहीं, उससे थोड़ा सा आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, हम लोगों को भी फ़ायदा होगा कि शेयरिंग से ज़्यादा लोगों तक ये कोर्स पहुंचेगा। और ये बिल्कुल फ्री है, ये इसमें कोई आपको चार्जेस नहीं लगेगा। आपको ये यूट्यूब पे पूरा का पूरा कोर्स जो प्रीवियस ईयर का एनालाइज है, आप लोगों को और भी बहुत सारे चीज़ें प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो सारी चीज़ें भी आपको दिया जाएगा। तो आप देखिए कि हम लोग किस तरीके से आगे देखते हैं कि क्या इससे क्वेश्चंस आए हैं, उसको देखते हैं। आप देखिए, सीयूटी पीजी की अगर तैयारी करें तो आपको पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आपका जो कोड है, इस कोड में HUQP18 में 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप 3-4 सब्जेक्ट्स में किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप इसी कोड के अंतर्गत सिलेबस को पढ़ेंगे। चाहे वो आप MA करना चाहें पॉलिटिकल साइंस से, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, या MA इन ह्यूमन राइट्स से भी जो आप MA करना चाहें तो भी आपको इसी कोड में, और पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन से भी अगर कोई स्पेसिफिक रूप से करना चाहें तो आपको यहीं से करना चाहिए। इसी कोड में आपको सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ के करना चाहते हैं, आपको एकदम ढंग से एकदम जीरो से तैयारी करना है, तो वो आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं? तो हमारे पास जो अवेलेबल कोर्सेस हैं, MSc में हैं, MA में पॉलिटिकल साइंस के और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, BEd भी अगर आप सीयूटी पीजी का देना चाहते हैं टीचर के लिए, उसके लिए भी कोर्सेस हैं। और ये सारे कोर्सेस का जो फीस है वो ओनली है 4999। ठीक है, अगर आपको इनसे कोई भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड कि कोर्स कैसे मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा, आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लें या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर अभी आप तुरंत एडमिशन लेते हैं तो आपको कुछ ऑफर भी दिया जाएगा। वो ऑफर क्या है? 50% का डिस्काउंट है। अभी अगर 10 स्टूडेंट, जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स होंगे, उनको 50% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी आप अगर कोर्स लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। और किस तरीके से आप कोर्स खरीद सकते हैं, इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ पे प्रिस्टीन क्लासेस का ऐप मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड करें, वहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन 2024 का हम लोगों ने लिया है, इसमें आप लोगों को 25-25 क्वेश्चंस का 3 सेट दिया जाएगा। तो आप स्टार्टिंग से देखें कि क्वेश्चंस क्या है। पहले हम आपको क्वेश्चन जैसे लगाएं, आप क्वेश्चंस पढ़ें, तब तक आप आंसर देने का ट्राई करें। जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप आंसर देने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन 1 का ये आंसर है, तब तक आपको हम और बातें बताते रहेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन से क्रोनोलॉजी से अरेंज करने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप हर साल, चाहे 24 हो 23 हो, हर ईयर्स में क्रोनोलॉजी से अरेंज करता हुआ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। कभी बुक्स का क्रोनोलॉजी, कभी कोई ऑर्गेनाइजेशंस का क्रोनोलॉजी, कभी कभी कोई ट्रीटी का क्रोनोलॉजी। मतलब आपको पहले कौन आया, बाद में कौन आया, इसको एकदम ईयर वाइज आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे एक कार्ल मार्क्स हो जाए या डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन दोनों से बहुत सारे क्रोनोलॉजी से अरेंज के रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
तो आप लोग आंसर करने का तब तक कोशिश करें, हम आपको बताते हैं जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, और ये आपका 1848 में आया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बहुत मेजर जो कार्ल मार्क्स का हिस्ट्री से रिलेटेड जो ये बातें बताते हैं कि हिस्ट्री जो अभी वर्तमान का सोसाइटी है वो हिस्ट्री के जो क्लास का जो डिफरेंसेस है उस वजह से है, ये सारी बातें 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बताते हैं। उसके बाद एक क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये आपका आता है 1892 के टाइम पे, ठीक है। और जर्मन आइडियोलॉजी आपका आता है 1845-66, मतलब 45 में ही मतलब लिखा गया, 45-46 ऐसे इस पीरियड में 46 में पब्लिश हुआ होगा। फिर 18 ब्रोमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट, तो लुइस बोनापार्ट जो था उनका स्टडी करके जो उन्होंने लिखा था कार्ल मार्क्स ने, वो कब लिखा था 1852 में। तो अब आप देख लीजिए, आपको ये ईयर याद रखना पड़ेगा, इस ईयर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो आप देखिए जर्मन आइडियोलॉजी सबसे पहले हो गया 1845, तो आप देख लीजिए सी से स्टार्ट होता हुआ कौन सा ऑप्शन है, तो सी से स्टार्ट होता हुआ एक ही ऑप्शन है। तो सबसे पहला, अगर आपको एक या दो बुक भी पता होता है तो आप ओवरऑल कर लेते हैं। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस में ये चीज़ें देखने को मिलेंगे कि अगर आपको एक या दो बुक पता है, जैसे एक पता हो स्टार्टिंग के टाइम नहीं, ये तो बहुत पहले का है और एक ही लास्ट का है। जैसे कि आप देखें क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये बाद का बुक है, और जो स्टार्टिंग का बुक है वो क्या है, जर्मन आइडियोलॉजी। तो जर्मन आइडियोलॉजी जो है आप देख लीजिए सी से ऑप्शन स्टार्ट होता हुआ एक ही है। एनटीए जो ऑप्शन देते हैं वो बहुत इजी रहते हैं, बस भले ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया अगर हो जाए तो आप ऑप्शन से भी क्रैक कर सकते हैं, पूरा एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। जैसे आप सी से और स्टार्ट होते हुए एक ही हुआ। दूसरा देख लीजिए सी के बाद 1845 ये हो गया, दूसरा क्या है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 दूसरा हो गया, और डी ऑप्शन हो गया आपका 1852 18 ब्रोमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट, और जर्मन आइडियोलॉजी आपका क्या कहते हैं क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम बी। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस तरीके से आपको हर बुक का एक क्रोनोलॉजी अरेंज करके रखना है। हर जो मेजर थिंकर है, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में मेजर थिंकर हैं, उन सब का आपको एक एक करके उनके जो इंपॉर्टेंट बुक हैं उन सब का एक क्रोनोलॉजी आपको तैयार करके रखना है। अगर आप हम लोगों से जुड़ते हैं तो आपको वो क्रोनोलॉजी ऑलरेडी किया हुआ मिल जाएगा, बस आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस थोड़ा ऑर्बिट टाइप के आते हैं, वो हो सकता है कि आप नॉर्मली नहीं पढ़ें, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को कभी कभी आप छोड़ सकते हैं। जैसे निगेटिव मार्किंग क्योंकि होता है हमारे यहाँ, तो निगेटिव मार्किंग की वजह से आप क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी आप 1 मार्क्स आपका निगेटिव हो जाता है और 4 मार्क्स आपको मिलता है। तो इस वजह से कुछ क्वेश्चंस अगर आपको एकदम से नहीं श्योर हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस से भी किए जा सकते हैं। जैसे ये देखिए, लैटिन अमेरिका प्रोवाइड्स द बेस्ट इंस्टांसेस ऑफ द टेलोक्रेटिक कल्चर्स, ठीक है। द टेक्नोवॉज मतलब जो टेक्निकल में एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उसकी बातें यहाँ पे किया जाए। अ कोट ऑफ यूरोपियन और अमेरिकन ट्रेंड ग्रेजुएट्स मेनली इन इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग, ठीक, हु इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग इन विच ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, इन मच ऑफ द कॉन्टिनेंट नोटेबली, जैसे कि चीले, जैसे नॉर्थ अमेरिका की, लैटिन अमेरिका जो बात है उधर की बातें कह रहा है, लैटिन अमेरिका के, जैसे कि चीले है, वहाँ सब पे किस डेकेड में, ठीक है, क्वेश्चंस का पूछने का क्या मतलब, किस डेकेड्स के फाइनल डेकेड्स में ये सारे जो टेक्नोवाइज थे वहाँ पे जो उनको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग दिया जाता था कि इंजीनियरिंग से, इकोनॉमिक्स से, और वो जो है आपका इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते थे। तो आप सोचिए इंजीनियरिंग और जो है आपका इंजीनियरिंग का पढ़ाई कब से स्टार्ट हुआ लैटिन अमेरिका में, तो 18th सेंचुरी में तो बहुत, 18-19 सेंचुरी में तो बहुत मुश्किल है कि 18th सेंचुरी में हुआ हो, कि वो बहुत पहले का टाइम हो जाता है। दूसरा आपको कन्फ्यूजन अगर हो सकता है 19th and 20th सेंचुरी में, 19th and 20th सेंचुरी के टाइम पे लास्ट में वो भी लिखा कि फाइनल डेकेड्स, मतलब किसी भी डेकेड्स के लास्ट में। तो 19th सेंचुरी में भी स्टार्ट नहीं हुआ था इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग का कोई पढ़ाई। 20th सेंचुरी के टाइम, इसका जो सही ऑप्शन है क्या है, 20th सेंचुरी के लास्ट में आपका वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेक्नोवाइज का कल्चर आया था, टेक्नोक्रेटिक कल्चर आया था, जहाँ की टेक्नोलॉजी को नए नए जो यंग लड़के थे उनको पढ़ा के उनको ज़्यादा इकोनॉमिक पॉलिसीज में उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्रोनोलॉजिकली अरेंज द, देखिए अब क्रोनोलॉजी से फिर ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन है और दूसरा सेकेंड टाइम्स फिर क्रोनोलॉजी से आ गया। तो आप तब तक आंसर कीजिए, हम आपको बताते हैं बाकी। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द टेन्योर ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स से, प्राइम मिनिस्टर से, स्टेट्स का फॉर्मेशन, इन सब से क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस एनटीए का पूछने का एक नॉर्मल चलन है, चाहे वो नेट का हो, सीयूटी का हो, यूजी का हो, पीजी का हो, सब में वो क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं। तो आपको क्रोनोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसमें कम से कम 7-8 क्वेश्चन हर ईयर में मिलेगा, तो आपको उससे एकदम अच्छे से करके जाना है। आप इधर देखें तो इन सब का टर्म कब रहा है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब का। देखिए एक तो हो जाएगा कि आप थोड़ा सा गेस करके कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि प्रणब मुखर्जी इन सब में से सबसे लास्ट प्रेसिडेंट थे, तो डी से लास्ट होता है, वह कौन कौन से ऑप्शन है, तो डी से लास्ट होता है, 3 ऑप्शन है। तो यहाँ एक चीज़ आपको जानने से नहीं हो पा रहा है, डी से खत्म होता है, एक ये भी है, ये भी, बस एक ऑप्शन यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डी के बाद सी आएगा, क्योंकि इन चारों में से दूसरे उनसे पीछे कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डी के बाद सी एक यहाँ पे है, ठीक है, और ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और डी के बाद फिर भी 2 ऑप्शन रह गया। इसलिए आपको इन दोनों में से आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन किनका कितना टर्म था, पहले कौन थे। तो आप अगर जानते हैं जाकिर हुसैन जी कौन थे, 3rd प्रेसिडेंट, ठीक है। फर्स्ट आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का टर्म क्या था, 1967 से 69। इनके अपने टर्म के टाइम पे ही, इनका प्रेसिडेंट रहते ही इनका डेथ हो गया था। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी, ये कब बने थे, 1977 से कब तक, 82 तक, ठीक है, इनका टर्म ये रहा था 77 से। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में आप लोगों को पता है कि मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कब टर्म रहा, 2002 से 7 तक, ठीक है, 2002 से 7 तक इनका टर्म रहा। और प्रणब मुखर्जी का आपका 12 से 17 तक, ठीक है, 12 से 17 तक आपका प्रणब मुखर्जी का टर्म रहा। तो इस हिसाब से आप क्रोनोलॉजी अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे है आपका, तो बी, उसके बाद ए नीलम संजीवा रेड्डी, उसके बाद सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और डी, यानी ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा सही। तो आप लोग अपना स्कोर भी चेक करते रहिए कि 25 क्वेश्चन आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना स्कोर हर हमेशा कमेंट करते जाइए। आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो आप देखते जाइए कि कौन सा क्वेश्चन हम किसका आंसर क्या कर रहे हैं। दूसरा कि अरेंज द फॉलोइंग फिर क्रोनोलॉजी से आप देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन से फिर क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग ऑप्शन देने का ट्राई कीजिए। तब तक हम आपको एक बार देख लीजिए, आप आसियान है, नैम है, यूएनए और सार्क है। तो आप देखिए आसियान से रिलेटेड चीज़ें, आपको इससे रिलेटेड क्या है, आसियान क्या है, आसियान है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। अब इसका फॉर्मेशन यहाँ पे आपका कब हुआ, आपको अगर फॉर्मेशन पता है तभी आप क्रोनोलॉजी में अरेंज कर पाएंगे। तो फॉर्मेशन इसका होता है 1967 में। 1967 में कब होता है, बैंकॉक, कहाँ पे होता है, मतलब बैंकॉक डिक्लेरेशन में, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशंस में जो साउथ ईस्ट के एशियन नेशंस हैं उनके साथ ये होता है बैंकॉक डिक्लेरेशन में। दूसरा कि हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर को भी बहुत बार अरेंज करने के लिए दिया जाता है। तो आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में, ठीक है। आपको ये सारी बातें याद रखनी है। जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया जो है वहाँ पे आपका आसियान का हेड क्वार्टर है, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया में आपका आसियान का हेड क्वार्टर हो गया। तो आपका आसियान का 1967 आप देख अरेंज करते जाइए, 1967। दूसरा नैम, नैम का मतलब क्या हुआ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नैम कब बना था, जब आपको यहाँ पे एक नए पेज में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता देते हैं कि नैम, देखिए नैम का फॉर्मेशन कोल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था। कहाँ पे, 1961 में, 1961 में कहाँ पे, बेलग्रेड में, ठीक है, बेलग्रेड में। इसका उद्देश्य क्या था कि दुनिया जो 2 ब्लॉक में बट गई है, ठीक है। बेलग्रेड में 1961 में जो नैम का फॉर्मेशन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था कि जो दुनिया 2 ब्लॉक में बट गई है, हम उन दोनों में से किसी के साथ नहीं है, हम एक थर्ड में रहेंगे। हम ना तो उनको न्यूट्रल हैं, ना हम उनके साथ हैं, ना इनके साथ हैं, हम और जो नए इंडिपेंडेंट देश हैं, जो नए नए डेमोक्रेटिक देश हैं उनके साथ रहेंगे,
ठीक है। तो इसमें जो है आपका 1960 बेलग्रेड में हुआ जब, तो इसमें कुछ कुछ लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू का नाम में कोई फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा योगदान है, यूगोस्लाविया के जो टीटोज थे उनका बहुत योगदान है, ठीक है। ऐसे 4-5 जो मैन लीडर थे, यूगोस्लाविया का, घाना का, इन सारे देशों के मैन लीडर्स का बहुत योगदान रहा है। तो नेम का ऑफिशियली कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, इनका हर 3 साल में बदलते रहता है, कभी इन अपने जो उनके मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में बदलते रहता है। और दूसरा अगर आप देखें नेम का हो गया आपका 1961, ठीक है, 1961। उसके बाद क्या है यूएनओ। यूएनओ के बारे में आपको क्या क्या जानना है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, कि इसका फॉर्मेशंस कब होता है 1945 में, ऑफिशियली जो फॉर्मेशंस होता है 1945 में। दूसरा बात क्या है कि इन पे जो डिक्लेरेशंस जो है पूरे जो सैन फ्रांसिस्को में जो पहली बार साइन किया जाता है वो जून 1945 में, ठीक है, जून 1945 में। जबकि जो फॉर्मल होता है वो 24 अक्टूबर 1945 को, लेकिन जून 1945 में इस पर 50 कंट्री, ठीक है, 50, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कितने देश थे स्टार्टिंग में, 50 कंट्री, लेकिन एक कंट्री और बाद में ऐड होता है, जो कि इसीलिए फाउंडिंग मेंबर्स टोटल जो हो जाएंगे नेम का वो कितने हो जाएंगे 51, ठीक है। तो फाउंडिंग मेंबर्स कितने हो जाएंगे 51 कंट्री। तो 51 कंट्री नेम के बाद दूसरा हेडक्वार्टर कहाँ है नेम का, नेम का हेडक्वार्टर, सॉरी नेम का नहीं, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में। तो ये सब बेसिक बातें आपको हेडक्वार्टर में मैच करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये हो गया नेम के बारे में। तो नेम का हो गया आपका 1945, ठीक है। उसका सार्क का, सार्क क्या है साउथ, ठीक है, सार्क क्या है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस। देखिए सार्क का जो फॉर्मेशन है, सार्क का जो फॉर्मेशंस है वो अगर देखा जाए फॉर्मली रूप से तो 1985 में होता है। कब होता है 1985 में। और सार्क का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है ढाका में, ठीक है, ढाका में। ढाका उस टाइम जो बांग्लादेश के लीडर्स थे जियाउर रहमान, उन्होंने ही, ठीक है, उन्होंने ये इनिशिएट किया था सार्क का। सार्क का जो स्टार्टिंग होता है वो 1947 में भी एक एशियन कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पे भी कुछ बातें इस तरीके, सार्क एग्जैक्ट वर्ड नहीं था लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें कि हमारी जो साउथ कंट्री हैं, साउथ एसोसिएशन में साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उन सब में एक रीजनल कोऑपरेशंस के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जहाँ कि सारे लोग रह सकें। तो ढाका हो गया आपका। हेडक्वार्टर भी याद रखना है आपका सार्क का। सार्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर ईयर्स में सार्क से पूछे जाते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू में हेडक्वार्टर हो गया। और सार्क में कितने अभी क्या कहते हैं कितने मेंबर्स हैं 8 मेंबर्स, ठीक है, 8 मेंबर्स हैं सार्क में, 8 मेंबर्स हैं। सबसे लेटेस्ट मेंबर्स कौन है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो कि 2007 में जुड़े थे। तो आपको ये सारी जो बेसिक्स बातें हैं वो सारी बातें ध्यान में रखनी है। तो आप अरेंज कर लीजिए कि ये हो गया आपका 1985। तो सबसे पहले कौन सा हो गया यूएनओ, यूएनओ का हो गया 1945। तो सी से स्टार्ट होता है वो देखिए कहाँ है, 2 जगह है सी हो सो। यूएनए के बाद कौन सा हो जाएगा नेम, यू के सी के बाद बी, यानी आपका 4 ऑप्शन सही हो गया कि सबसे पहले यूएनओ, फिर नेम, फिर आपका आसियान और फिर आपका सार्क, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को डिटेल में देख के रखना है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें जुड़ी हुई, प्रीवियस ईयर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ आंसर देख लें कि इसका आंसर ए हुआ कि बी हुआ कि सी हुआ कि डी हुआ। उसके अलावा भी आपको वो सारी चीज़ें जो कि उससे जुड़ी हुई क्या क्या और चीज़ें कभी अगले साल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो सारी अभी आप जब आपको 2024 का क्वेश्चंस करा रहे हैं, आपको जो जो इन्फॉर्मेशंस बता रहे हैं, आप ये देखिएगा कि यही इन्फॉर्मेशन के बाद आप जब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे 2023 के, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो हम यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसी से हो जाएगा आपका। तो इस वजह से आपको प्रीवियस टेस्ट करने का मतलब है उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को देख लेना, जो जो ऑप्शंस में उन सबको सही तरीके से देखना, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस चीज़ें आपको देख लेना है। अब है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको वहाँ भी क्या करना है कि आपको एलिमिनेट करने का तरीका, जो एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज करना है। कि पहला है कि द प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति क्या जो संविधान संशोधन से रिलेटेड
बातें होती है, संविधान संशोधन का जो बिल होता है, क्या उसे वापस भेज सकता है कि नहीं भेज सकता है। देख लीजिए अभी आप, अगर आपको ये नहीं पता है तब भी चलिए आप इसको डाउट में रख लीजिए। आपको करने का, एलिमिनेशंस करने का तरीका बताते हैं, आप इसको डाउट में रखिए। दूसरा कि जुडिशरी ऑल्सो हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये बात ऐसे देख के ही लगता है कि जुडिशरी के पास क्या पावर हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशंस को, संविधान को संशोधन करने का। तब लेजिस्लेचर बना है क्यों? विधायक, आपको पता है 3 क्षेत्र में बटा हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम तो है न्याय देना, और दूसरा अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई काम भी है तो संविधान का इंटरप्रिटेशंस करना, कि जो संविधान में जो बातें लिखी गई है वो उसका मतलब क्या है। संविधान का संशोधन करना नहीं, संविधान को वो सही तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। अगर कोई बिल गलत आता है तो उनको वो गलत कर देंगे, उनको अवॉइड कर देंगे, लेकिन वो अमेंड कर दें खुद से ही, संविधान के किसी पार्ट को बोल देंगे आज से ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। वो संविधान के उस पार्ट में ये बोल सकते हैं कि इस पार्ट का ओरिजिनल मतलब ये है, ठीक है। तो इस वजह से कि क्योंकि आपका बी गलत हो गया, अब देख लीजिए बी जिस ऑप्शन में उसे आप हटा दीजिए। बी यहाँ है, ये ऑप्शन से एलिमिनेट, यहाँ भी बी है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ भी बी है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो आपका एक ही ऑप्शन सही हो गया कि ए, सी एंड डी, ठीक है। अब ए, सी, प्रेसिडेंट के पास जो है पावर नहीं होता है, मतलब वो वापस किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को, जो संविधान संशोधन से रिलेटेड बिल है, उनको दोबारा वापस रिकमेंड करने के लिए नहीं भेज सकते हैं। दूसरा है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये भी बात सही है। अगर आप संविधान संशोधन से रिलेटेड आपको आर्टिकल एक याद रखना है, आर्टिकल 368, ठीक है। आर्टिकल 368 में है संविधान संशोधन से रिलेटेड जो सारी बातें, किस कौन से संविधान किस तरीके से संशोधित होंगी, उसके बारे में आर्टिकल 368 में आपको देखना है। दूसरा है कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल फॉर अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये भी बात सही है कि स्टेट, कोई भी स्टेट जो है राज्य इनिशिएट नहीं कर सकता कि संविधान में किसी पार्ट में संशोधन किया जाए। वो रेटिफाई कर सकता है कि जब संविधान ने कोई संशोधन कर दिया, कुछ कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिसके बाद कि जो है 50% स्टेट का सहमति जरूरी होता है, लेकिन इनिशिएट नहीं करता। इनिशिएट करना और रेटिफाइड करने में अंतर है कि इनिशिएट करने मतलब स्टार्ट हम कर दिए कि हम चाहते हैं कि ये संशोधन हो और उसका स्टार्ट प्रपोजल ड्राफ्ट बना के दे दिए, लेकिन रेटिफाई का मतलब होता है कि संविधान संशोधन पार्लियामेंट ने किया, बस हम उस पर सहमति देंगे कि हाँ ये सहमति सही है, ये गलत है, ठीक है। और ऐसे सहमति किस मामले में होते हैं? जो फेडरल इशू होते हैं, जिसमें कि राज्य और जो आपका यूनियन है, संघ, उन दोनों का इंटरेस्ट अगर मिल रहा हो तो उस कंडीशंस में आपका स्टेट की सहमति जरूरी होती है। डी ऑप्शन से पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये बात जो है बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड नहीं कर सकते, ये बात कहाँ से आती है? ये केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है केशवानंद भारती केस, ठीक है। केशवानंद भारती केस कब हुआ था? केशवानंद भारती केस आपका 1973 में, ठीक है, 1973 में ये जजमेंट आया था, जिसमें ये बोला गया था कि पार्लियामेंट संविधान को संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक ढांचा है, उससे संशोधित नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये बात वहाँ से आती थी, यानी ये बात भी सही होता है। तो ए, सी, डी जो ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द थ्योरीज ऑन ग्लोबल जस्टिस। तो ग्लोबल जस्टिस के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? तो देखिए इसमें पहला है कि इसमें आपको, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, तब तक बताते हैं। थॉमस पोज, थॉमस पोज जो है ग्लोबल जस्टिस के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, ठीक है। उन्होंने वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक बुक भी लिखी है, ठीक है, थॉमस पोज ने। उसमें वो बताते हैं कि थॉमस पोज की जो वर्ल्ड में पॉवर्टी है और जो ह्यूमन राइट का हनन होते रहता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये नहीं है कि रियल में वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, उसका रीजन है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस तरीके है। तो बुक का अगर आपको नाम याद रखना हो तो वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, HR ह्यूमन राइट्स हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए थॉमस पोज इन हिज वर्क द लॉ ऑफ पीपल्स। अब लॉ ऑफ पीपल्स किसका बुक है? जॉन रॉल्स का ये बुक है, ना कि थॉमस पोज का। तो इस वजह से सिर्फ ये
क्वेश्चंस गलत हो जाता है। लेकिन वो बात सही है कि थॉमस पोज ने एड्रेस किया है सम ऑफ द इशू ऑफ ग्लोबल जस्टिस, वो किया उन्होंने वर्ल्ड पॉवर्टी के बुक में, ना कि लॉ ऑफ पीपल्स में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब एक गलत हो गया तो एक ही गलत होने से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो बचा क्या, BCD। अब देखिए इन 8 प्रिंसिपल्स, जॉन रॉल्स का जो 8 प्रिंसिपल है, जॉन रॉल्स सीक्स रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज। सही बात है। रॉल्स डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल जस्टिस। थॉमस पोज आर्ग्यू दैट देयर इज अ गैप बिटवीन ग्लोबल पुअर एंड रिच पुअर ड्यू टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर। ठीक है, यही बात जो बता रहे हैं कि थॉमस पोज क्या कहते हैं कि जो ग्लोबल पुअर एंड ग्लोबल रिच के बीच में डिफरेंसेस हैं वो किस वजह से, ग्लोबल में जो पूरे वर्ल्ड में जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर हैं, जो इंस्टीट्यूशन से अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, उस वजह से ये डिफरेंसेस हैं, ना कि दूसरे वजह से। तो ये अब रॉल्स के बारे में आपको कुछ कुछ बातें जान के रखनी। जॉन रॉल्स के बारे में, जॉन रॉल्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस क्या है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस जो दिया गया उसके बारे में आपको क्लास देखना है। जॉन रॉल्स के बारे में डिटेल एक क्लासेस भी आपको जस्टिस पे दिया गया है, आप इस 15 पेज क्लासेस पे आप जाके देख सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि उन्होंने कब लिखा था, 1971 में। ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, और इन्हीं का जो है क्रिटिसाइज करते हैं आपका थॉमस पोज। क्रिटिसाइज में ये क्या कहते हैं कि जॉन रॉल्स ने पूरा ग्लोबली जस्टिस को नहीं देखा, उन्होंने बस एक जगह का डोमेस्टिक बेसिस के हिसाब से अपना जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है। तो आपको जॉन रॉल्स के बारे में भी ये बातें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं कि द प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व लोकसभा ऑन। अब प्रेसिडेंट किसके कहने पे क्या काम करती है, इससे रिलेटेड। तो आपको पता है प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे, एडवाइस पे सारा काम करती है। और ये बातें कहाँ पे, आर्टिकल 74। ठीक है, आर्टिकल 74 में ये बातें लिखी गई है कि प्रेसिडेंट जो काम करेंगे, जो भी अपना, वो किनके एडवाइस पे करेंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए प्रेसिडेंट लोकसभा को अगर डिजॉल्व करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशंस पे, नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशंस पे लोकसभा डिजॉल्व नहीं हो सकता है। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशंस पे क्या हो सकता है, जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है उनमें इनका योगदान होता है। दूसरा, द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल नहीं, राज्यसभा क्यों लोकसभा को क्या कहते हैं डिजॉल्व करने की बात करेंगे, द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिजॉल्व करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। ये सब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और रिकमेंडेशंस ऑफ द लोकसभा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। ठीक है, अब ये नॉट करेक्ट दिया गया है, आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, तब तक आपको इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ बातें बता दें कि इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र किया गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पता है इलेक्शन कमीशन कब सेटअप किया गया था, पहली बात 1950 में। ठीक है, आपको पता है 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का सेटअप किया जाता है। फर्स्ट आपको ये भी पूछा गया है कुछ ईयर्स में, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, वो कौन थे, सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन जो है आपके फर्स्ट चीफ इलेक्शंस कमिश्नर थे। और दूसरा जो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जो कुछ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो बातें कही गई है वो किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल आपका 324। ठीक है, आर्टिकल 324 में आपका ये बातें कहा गया है। ठीक है, उसमें क्या क्या बातें कही गई आर्टिकल 324 में, पहली बात कि जो इलेक्शंस कमिश्नर ऑफ इंडिया है उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, उसके साथ में अगर ज़रूरत लगेगा तो जो क्या कहते हैं अदर इलेक्शंस कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इलेक्शन प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन कब, इफ़ एनी रिक्वायर्ड, या इफ, ठीक है, मतलब अगर उन्हें ज़रूरत लगी, ये डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कहने का मतलब क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब रिकमेंड करेंगे तो अदर इलेक्शंस कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो कंपलसरी नहीं है। पहले जो आप अगर हिस्ट्री भी देखें तो 1950 से लेके 1950 से 81 तक, 1950 से 81 तक इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया में एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बस होते थे, 1 मेंबर बॉडी था। ठीक है, 1 मेंबर। लेकिन 89 में, ठीक है, 89 में क्या हुआ,
कि आपको इसमें 2 और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जोड़ दिया गया, ठीक है, यानी 1+2 हो गया ये, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। फिर लेकिन 19 फिर से इसे वापस कर दिया गया, 90 में फिर से इसे वापस कर दिया गया, ठीक है, 90 में वापस कर दिया, लेकिन फिर 93 में, ठीक है, फिर 93 में फिर से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को एड ऑन किया गया, यानी कि इलेक्शन कमीशन में जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर अभी के टाइम में कम होते हैं। लेकिन ये होना क्या मैंडेटरी है? तो ये है मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। तो ये बात यानी डी ऑप्शन जो है अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 1 इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन इज मैंडेटरी, ये बात भी गलत हो जाती है। मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है, क्योंकि ऐसा अभी आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ कि जरूरी नहीं कि हमेशा रहा हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप पहले के कुछ ऑप्शंस क्वेश्चंस के हिसाब से देखें कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये पता है इसका मतलब क्या होता है आपको, कि जिसको ज़्यादा आया वही जीत गया। अगर 4-5 लोग खड़े हुए हैं किसी इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहे हैं, तो जिनके पास ज़्यादा वोट आएगा वो जीत जाएंगे। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इज फॉलोड फॉर ऑल द इलेक्शंस इन इंडिया, तो ये बात क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है, ठीक है, और हमें इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होता है, राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शंस होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होता है, वहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया जाता है, प्रोपोर्शनल मेथड, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड नहीं यूज किया जाता है। दूसरा कि इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट सुपरवाइज पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस, ये बात सही है, ठीक, इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया जो पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शंस है उनको नहीं सुपरवाइज करती है, उनके लिए एक अलग से इलेक्शंस कमीशन, स्टेट इलेक्शंस कमीशंस बनाए जाते हैं। तो ये बात सही है, तो हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, करेक्ट नहीं, ठीक है, ये सही है। दूसरा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिमूव इलेक्शन कमिश्नर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं कर सकती हैं, और आपको चीफ इलेक्शंस कमिश्नर जो होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिमूव, तो रिमूव कर सकती हैं लेकिन उनको रिकमेंडेशंस पे, ठीक है, उनके रिकमेंडेशंस जब मिलेंगे आपके क्या कहते हैं चीफ इलेक्शंस कमिश्नर के रिकमेंडेशंस पे इलेक्शंस कमिश्नर क्या कर सकती हैं, लेकिन चीफ इलेक्शंस कमिश्नर का रिमूव करने के लिए उनको जो प्रोसीजर्स जज को इम्पीच करने का होता है वही प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो आपका जो इनकरेक्ट क्योंकि पूछा है नॉट करेक्ट, तो होना चाहिए ए, सी और डी, ए, सी, डी जो है आपका इनकरेक्ट है। लेकिन ऑप्शंस में जो एनडीए ने दिया था वो सिर्फ ए, सी करके दिया था, तो आपका ये ऑप्शन इस हिसाब से सही होता है, लेकिन डी ऑप्शन भी सही था क्योंकि मतलब गलत था इसके अकॉर्डिंग, और ऑप्शंस में यहाँ डी भी होना चाहिए इनकरेक्ट में, और इसको चैलेंज किया गया था, ये क्वेश्चंस आई थिंक ड्रॉप भी हो गया था, ठीक है। आपको बाकी जो क्वेश्चंस में जो पूछे गए उससे रिलेटेड ये सारी बातें देखनी है। इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया कब बनी है, कब सेटअप हुई, फर्स्ट चीफ इलेक्शंस कमिश्नर कौन थे, किस आर्टिकल में ये सारे जिक्र हैं, आर्टिकल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जा सकते हैं। आपको पता है सीयूटी पीजी में इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स वाज द ऑथर ऑफ द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। आप क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, तब तक आपको और बातें बताते हैं कि राजा राम मोहन राय के से जुड़े कुछ जो सभा है, जो सोसाइटी है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, वो ध्यान रखना है। एक सभा उन्होंने क्या क्या था, आत्मीय सभा, ठीक है। राजा मोहन राय को मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी कहा जाता है। तो आत्मीय सभा कब किया था उन्होंने, 1815 में, ठीक है, 1815 में आत्मीय सभा किया था। दूसरा एक और सभा उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ब्रह्मो समाज, ठीक है। ब्रह्मो समाज कब किया था, ब्रह्मो समाज आपका 1828 में। कभी हो सकता है अगर क्रोनोलॉजी में सभा को भी अरेंज करने के लिए दे दिया जाए तो आपको ये देखना है। दूसरा ऑप्शन है गांधी जी जो है क्या कहते हैं यंग इंडिया का पब्लिसिकेशन करते हैं। बी आर अम्बेडकर के बारे में देखें तो बी आर अम्बेडकर जी क्या करते हैं, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ठीक है। एक सभा क्या करते हैं, बहिष्कृत हितकर्णी सभा में क्या है, जो वो लोग हैं जो कि सोसाइटी से बहिष्कृत कर चुके हैं उनके लिए ये सभा बनाई गई थी, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ये कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आपका 1924 में, 1924 में। और भी अम्बेडकर जी से रिलेटेड और भी चीज़ें आप जान सकते हैं कि इंडियन लेबर पार्टी का एक गठन इन्होंने किया था, इंडियन लेबर पार्टी का क्या था कि जो लेबर्स के राइट्स के उनके इंटरेस्ट के लिए इन्होंने इस पर डिमांड उठाया था, इंडियन लेबर पार्टी। ये कब हुआ था इंडियन लेबर पार्टी, आपका
1936 में, ठीक है, इंडियन लेबर पार्टी 1936 में। और अंबेडकर जी से रिलेटेड बहुत सारे सभाएं, तो आप क्या कहते हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, द शेड्यूल कास्ट फेडरेशंस भी इन्होंने बनाया था, जहाँ की जो अनटचेबल्स थे उनके राइट्स के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशंस उनके लिए एक बनाया था। ये कब बनाया था? 1942 में, ठीक है, 1942 में जो अनटचेबल्स हैं उनके डिमांड के लिए बनाया गया था। और आप देखें तो क्या वीडी सावरकर का कौन सा है? अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी इन्होंने बनाया था। कब बनाया? ये बहुत ज़्यादा फेमस है अभिनव, ठीक है, अभिनव भारत। ये आपका बना था 1904 में, ठीक है, 1904। और वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में किस चीज़ के लिए फेमस है? इनका हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है उनके लिए जाने जाते हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बाकी आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चंस था कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स द प्रिसेप्ट, तो ये आपका राजा राम मोहन राय, जिन्होंने कि जस्टिस के बारे में जो उन्होंने बहुत सारे पीस के लिए किस तरीके से रह सकते हैं उनके बारे में बातें बताई थी। तो राजा राम मोहन राय इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है। उसके साथ साथ आपको ये सारे आंसर्स, जो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लोकल बॉडी ओम्बुड्समैन वाज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी, ठीक है। आप एक बार ऑप्शंस पर ही आंसर देने की कोशिश कीजिए, तब तक आपको कुछ बातें बता देते हैं ओम्बुड्समैन से रिलेटेड। ओम्बुड्समैन मतलब क्या है कि जो ऐसी संस्थाएं जो कि हमें निगरानी करती है, करप्शन से रोकती है। तो ये वर्ड सबसे पहले कहाँ से आया था? स्वीडन से, ठीक है। और सबसे पहले इंडिया में जो यूज किया गया था इस वर्ड का, वो एल.एम. सिंघवी जी के द्वारा यूज किया गया था 1963 में, ठीक है। एल.एम. सिंघवी के द्वारा कब यूज किया गया था? 1963 में। पार्लियामेंट के वो मेंबर थे, वहाँ पे पार्लियामेंट में इन्होंने यूज किया था। लेकिन प्रॉपर रूप से जो फर्स्ट बार ओम्बुड्समैन की बात की गई थी किसी भी कमीशंस के द्वारा, वो जो फर्स्ट एआरसी थी, ठीक है, फर्स्ट एआरसी का मतलब क्या हो? फर्स्ट जो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस, ठीक है, वहाँ पे किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट एआरसी में ओम्बुड्समैन की बात की गई थी, यानी लोकपाल और लोकायुक्त, वो स्टेट और सेंटर के लेवल पे बात की गई थी। आपको फर्स्ट एआरसी से रिलेटेड क्या क्या बातें याद रखनी है कि कब फॉर्मेशन हुआ? तो 1966 में, ठीक है, 1966 में। कौन इनके चेयरमैन थे स्टार्टिंग में? मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई इनके चेयरमैन थे, मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई इनके चेयरमैन थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये चेयरमैन से हट गए थे क्योंकि ये मिनिस्टर बन गए थे। तो उसके बाद के हनुमंतैया, ठीक है, के हनुमंतैया जो थे इनके चेयरमैन थे, हनुमंतैया ये चेयरमैन बने थे। इनका जो मेजर रिकमेंडेशंस था वो क्या था कि आपका ओम्बुड्समैन से लोकपाल लोकायुक्त को सेटअप करने से रिलेटेड। दूसरा क्या था कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारे रिफॉर्म से रिलेटेड, ये सारी बातें थी। आपका देखिए इस यहाँ पे सेकेंड एआरसी कब आया था? 2005 में, ठीक है। इनका चेयरमैन कौन था? वीरप्पा मोइली, ठीक है, चेयरमैन कौन है? वीरप्पा मोइली चेयरमैन थे। इनका जो मेजर रिकमेंडेशन था वो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, लोकल बॉडीज हैं, उससे रिलेटेड थे वीरप्पा मोइली। और इन्होंने ई गवर्नेंस, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। आपका एल.एम. सिंघवी कमेटी, देखिए ये एल.एम. सिंघवी एज ए मेंबर पार्लियामेंट मेंबर, उन्होंने 1963 में ओम्बुड्समैन वर्ड्स का जिक्र किया था कि ऐसे कुछ होने चाहिए। लेकिन पहली बार जो सही तरीके से फर्स्ट एआरसी में ओम्बुड्समैन की बात की गई थी। दूसरा है कि सेकेंड एआरसी में लोकल बॉडी में ओम्बुड्समैन, जो पंचायत और म्यूनसिपल पार्टीज होती हैं वहाँ पे ओम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशंस जैसी की बातें की गई थी। आपको पता है कि स्टेट और सेंटर के लेवल पर लोकपाल और लोकायुक्त का प्रोविजंस 2013 के बाद जो इंडिया अगेंस्ट मूवमेंट अन्ना जी का हुआ था उसके बाद हो गया था। लेकिन अभी भी जो है सेकेंड एआरसी में पहली बार जो वीरप्पा मोइली के द्वारा सेकेंड एआरसी, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनता है, तो वहाँ पे लोकल बॉडी में ओम्बुड्समैन की बात सेकेंड एआरसी में कही गई थी। इस वजह से ये क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है वो 2 हो जाता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज इसलिए कर सकते हैं कि बहुत लोग पढ़े रहते हैं कि एल.एम. सिंघवी ने पहली बार ओम्बुड्समैन वर्ड यूज किया था, लेकिन उन्होंने ओम्बुड्समैन का बात नेशनल लेवल पे किया था, ना कि लोकल लेवल पे। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एल.एम. सिंघवी ने वर्ड यूज किया था 1963 में पार्लियामेंट में, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं कोई रिकमेंडेशंस लोकल बॉडी को लेकर नहीं दिया था।
दूसरा एक और है, आप में कमीशंस इस ऑप्शंस में देख लीजिए, देखिए सारे कमीशंस कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका है 1983 में सेटअप किया गया था सरकारिया कमीशंस, जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड बातें करती थी। एल.एम. सिंघवी कमेटी भी जो आपका उसी टाइम पे आसपास में किया गया था, ये लोकल पंचायती राज और जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स देने की बातें करती है। तो आपका ऑप्शन देखिए ये सही हो गया। बाकी ये सारी बातें आपको ऑम्बुड्समैन से रिलेटेड और इन सारे कमेटी से रिलेटेड ध्यान रखना है। सरकारिया कमीशंस के जो जस्टिस आर.सी. सरकारिया थे, जो कि चेयरपर्सन थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलें। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग थिंकर्स रोट सेक्सुअल पॉलिटिक्स? सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसने लिखा? तो आप देखिए इसमें जो और ऑप्शंस हैं ये सारे फेमिनिस्ट थिंकर हैं। उन्होंने फेमिनिस्ट मुद्दे को जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में और डोमेस्टिक में नेशनल लेवल पे लाया था। मेरिन wollstonecraft सबसे अर्लियर फेमिनिस्ट थिंकर माने जाते हैं और इनका एक फेमस बुक है, वो आपको याद रखना है, अ विंडिकेशन। ठीक है, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। इसमें वो क्या कहते हैं कि वुमेन्स के जो राइट्स हैं उनको किस तरीके से इग्नोर किया जाता है, उस चीज़ के बारे में ये बताती हैं। कैरोल पेटमेंट्स का भी एक बुक है सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट करके ये बुक्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सारे बुक्स ऐसे हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, जे.एस. मिल भी एक अर्लियर क्या कहते हैं फेमिनिस्ट थिंकर है। इनका क्या है, सब्जुगेशंस ऑफ वुमेन, जो ठीक है सब्जुगेशंस ऑफ वुमेन। तो और दूसरा और भी इनका बुक है ऑन लिबर्टी करके भी बुक है, लेकिन जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से है वो इनका है सब्जुगेशंस ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ये सारे बुक हैं, ये आपको याद रखना है। और सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो है वो किनका है, कैटे मिलेट्स का। ठीक है, 1971 में सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखते हैं जहाँ की ये डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाएं तो इन 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में यूएसए सेंट विच ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर टू द बे ऑफ बंगाल इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कि 1971 में जो वॉर हुआ था किस वजह से हुआ था, बांग्लादेश को फ्री करने के लिए। ठीक है, बांग्लादेश एज ए कंट्री 1971 के वॉर के बाद आपको पता है स्टार्टिंग में क्या था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में था। जो बांग्लादेश है अभी वो क्या था, वो ईस्ट पाकिस्तान में। तो वहाँ पे बहुत वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे। उनके सपोर्ट में इंडिया ने उनका सपोर्ट किया तो पाकिस्तान की तरफ से वॉर हुआ। उस वॉर में पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए यूएसए ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था जो कि बे ऑफ बंगाल में। वो कब, उसका नाम क्या था, उसका 7वां बेरा करके नाम है, जो इसको कि इंग्लिश में 7th फ्लीट कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट में फिर रसिया ने इंडिया की तरफ से भेजा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो है 7वां बेरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे वापस कर लिया था। तो इसे आपको ध्यान रखना। ये सब क्वेश्चंस आप बहुत सारे रील्स भी अगर कभी देखे होंगे तो उनमें भी आपको ये दिख जाएगा कि 7th फ्लीट 7वां बेरा का ये कहानी बहुत फेमस है कि इसके बाद रसिया ने जो भेजा था उसके बाद। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सरप्लस। आपको पता है कि स्टार्टिंग में कार्ल मार्क्स बहुत फेमस है, कार्ल मार्क्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज लार्जली ड्राइव्ड फ्रॉम द थ्योरी ऑफ, किस थ्योरी से ड्राइव किए जाते हैं। तो आप देखिए एडम स्मिथ है, थॉमस मैचलुस है, डेविड रिकार्डो के थ्योरी जो है एक थ्योरी था थ्योरी ऑफ लेबर। ठीक है, उसमें उन्होंने अपना क्या किस थ्योरी को दिया था, उन्होंने बोला था कि जो लेबर होता है वही, ठीक है, लेबर का जो थ्योरी ऑफ लेबर में उन्होंने वैल्यू का थ्योरी दिया था कि रिकार्डो ने, कि लोग जो हैं जो भी प्रोडक्ट है उसका जो महंगाई होता है वो लेबर्स के कारण होता है। मान के चलिए कि आप एक नॉर्मल लकड़ी है, ठीक है, एक नॉर्मल एक लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी के टुकड़े को क्या कहते हैं हम लेके आए, ठीक है, वो एक चेयर कब बनेगा, जब उस पर कोई लेबर उस पर काम करेगा तो चेयर बन जाएगा। बहुत सारे लोग उस पर काम करते जाएंगे तो वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पहले उसको बहुत सारे छोटे छोटे पीस में काटा जाएगा, फिर उसको जोड़ा जाएगा, फिर उसको फिनिशिंग किया जाएगा, पेंट किया जाएगा। तो वो लकड़ी जो कि मान लीजिए पहले 100 का होगा, वही अगर एक चेयर के रूप में बन जाता है, एक सोफे के रूप में बन जाता है, तो वो 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार में हो जाएगा।
तो ये जो 100 से या 500 रुपये से जो 10,000 का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो किस वजह से हुआ, उसमें जो लोगों ने मेहनत की, जो लोगों का लेबर लगा, उस वजह से उसका इम्प्रूवमेंट हुआ। तो वो वैल्यू बढ़ाने का काम लेबर करता है, लेकिन उस वैल्यू का जो रियल फ़ायदा है वो कौन उठाता है, वो कैपिटलिस्ट क्लास उठा लेते हैं, वो उनको नहीं मिल पाता है। तो यही थ्योरी ऑफ लेबर है। इसी में आपका जो मार्क्स हैं यहीं से उठा के थ्योरी ऑफ सरप्लस देते हैं कि जो पूरा सरप्लस होता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें आती हैं, वो कहाँ से आती हैं, लोगों के जो मेहनत है, लेबर के मेहनत से वो बढ़ती है, लेकिन उसमें उसका फ़ायदा लेबर का नहीं होता है, उसमें कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का फ़ायदा हो जाता है। तो ये आपको एकदम अच्छे से रखना। डेविड रिकार्डो ध्यान रखना है कहाँ से। अब मार्क्स ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ के बहुत जगह से लिया है, उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको देखना कि कौन से थिंकर्स उन्होंने क्या बातें ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रियलिस्ट थिंकर। ठीक है, आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, तब तक आपको बताते हैं कि इनसे रिलेटेड और क्या क्या बातें आपको इंपॉर्टेंट है। कि थॉमस हॉब्स का जिक्र किया है। थॉमस हॉब्स का जो एक बुक है वो आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, लेवियाथन। ठीक है, लेवियाथन क्या था? लेवियाथन एक मतलब घोस्ट के बारे में इस तरीके से बताया जाता है, समुद्र में जो घोस्ट होते हैं उस तरह की बातें वो कहते हैं। और स्टेट्स को इस तरीके से नेचर ऑफ स्टेट्स के बारे में बताते हैं कि जो नेचर ऑफ स्टेट्स हैं वहाँ पे सारे लोग क्रूल थे, नास्टी एंड क्या कहते हैं, ब्रूटिश एंड शॉर्ट्स थे नेचर ऑफ स्टेट्स में सारे मैन। तो ये सारी बातें वो कहते हैं। लेवियाथन आपको याद रखना है। केनेथ वॉल्श से आपको बातें याद रखनी है कि ये डिफेंसिव रियलिज्म्स के सपोर्टर थे। ठीक है, इनका क्या मानना था कि जो लोग हैं रियलिस्टिक सोसाइटी में, जो लोग पावर एक्वायर करते हैं वो किस लिए करते हैं, लड़ने के लिए नहीं करते हैं, वो अपने डिफेंड के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये केनेथ वॉल्श का मानना था। वुड्रो विल्सन जो थे ये एक आइडियलिस्टिक रियलिज्म्स के सपोर्टर थे। आइडियलिज्म्स के ये माने जाते हैं, मतलब रियलिज्म नहीं, आइडियलिज्म्स के सपोर्टर थे, जिन्होंने कि लीग ऑफ नेशंस से पहले वो जो स्टार्टिंग फॉर्मेशंस हुआ था 1919 में, उसमें 14 पॉइंट्स ऑफ दिए थे, जिसमें कि इन्होंने बहुत सारे बताए थे कि इस तरीके से सारे देशों को कोऑपरेट करके रहना चाहिए और कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की थी। और हैंस जे मॉर्गनथाउ के बारे में आपको याद रखना कि ये फादर ऑफ रियलिज्म्स के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो बुक है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस, ठीक है, इन्होंने पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस नाम का एक बुक दिया जहाँ की ये 6 प्रिंसिपल देते हैं। ठीक है, 6 प्रिंसिपल में वो पूरा रियलिज्म को डिफाइन करते हैं। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस में वो 6 प्रिंसिपल देते हैं। वहाँ क्या बताते हैं कि जो स्टेट्स है, जो सारा स्टेट्स है दुनिया में, वो सब पावर के पीछे भागते हैं और पावर ही सब कुछ है। दुनिया में जो नेशनल इंटरेस्ट है वही फॉरेन पॉलिसी में काम आती है, बाकी सारी बातें एथिक्स और मोरालिटी की कोई बातें जो है वो काम नहीं आती है। इसीलिए स्टेट्स को एथिक्स के पीछे नहीं, पावर के पीछे भागना चाहिए। तो ऐसी सब बातें जो हैंस जे मॉर्गनथाउ कहते हैं, ये फादर ऑफ रियलिज्म्स के नाम से जाने जाते हैं। तो हॉब्स जी भी रियलिस्टिक थिंकर माने जाते हैं। केनेथ वॉल्श भी, आपका जो वुड्रो विल्सन है ये आइडियलिस्टिक थिंकर माने जाते हैं। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि नॉट अ रियलिस्ट थिंकर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वुड्रो विल्सन एक रियलिस्ट थिंकर नहीं थे, ये आइडियलिस्टिक थिंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज द सार्क स्पेशलाइज्ड बॉडी अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट। अब देखिए क्रोनोलॉजी से रिलेटेड 15 में से कम 6-7 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से रिलेटेड आ गया है, और सार्क से ये दूसरा क्वेश्चन है। तो सार्क थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन सार्क में बहुत ज़्यादा डेप्थ से पूछा गया था। अगर आप नॉर्मली पहली बार देख रहे हैं, मतलब अगर इतने डिटेल में नहीं पढ़े हैं, तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस नहीं पता होगा और आप छोड़ सकते हैं इसको। अगर आपको नहीं पता तो रिस्क लेना इसमें गलत होगा। तो अगर आप देखें तो इसके बहुत सारे सार्क के नए नए जो होते हैं स्पेशलाइज्ड बॉडी होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, तो आप देखें तो सार्क एग्रीकल्चर सेंटर ये आपका 1988 के टाइम पे बना था। डी से स्टार्ट होता हुआ, देखिए कहाँ है, तो ये रहा, डी से स्टार्ट होता हुआ, और कोई ऑप्शन में है ही नहीं। अगर आपको इसमें से एक भी पता होता तो आपका हो जाता। दूसरा है आपका क्या, सार्क डेवलपमेंट फंड, ये आपका 2000 के बाद का है। सार्क अर्बिट्रेशन काउंसिल ये आई थिंक 2009, एंड साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ये 2010-11 के टाइम का संस्था बना था। तो ये चारों आपका स्पेशलाइज्ड बॉडीज हो जाता है। फिर देखिए बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बी रिटन बाय डॉक्टर अम्बेडकर। अब देखिए डॉक्टर अम्बेडकर जी से रिलेटेड और मार्क्स से रिलेटेड बुक से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं।
तो आपको उनके जो सारे इंपॉर्टेंट बुक हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे, तो मेजर जो इंपॉर्टेंट कम से कम 10-12 बुक है, उनका क्रोनोलॉजी और उनका याद रखना कि कौन कौन से बुक उन्होंने लिखा है। तो ज़्यादातर लोगों को ये तो पता ही होगा कि इनका तो रिसर्च ही हुआ था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी ओरिजिन एंड सॉल्यूशंस। इनका तो डॉक्ट्रिन ही जो इकोनॉमिक्स में इन्होंने किया था उसी पे हुआ था इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो डॉक्टर अम्बेडकर ये तो इनका बुक है ही। दूसरा एनालिसिस ऑफ कास्ट के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, ये भी बुक है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये भी उनका बुक है। जो उनका बुक नहीं है वो है गांधी, नेहरू एंड टैगोर। तो ये बुक ऐसा इस टाइप का बुक वो लिखते हैं, लेकिन गांधी, नेहरू एंड रानाडे करके एक बुक शायद उन्होंने लिखा है, लेकिन टैगोर नहीं लिखा है। गांधी, नेहरू एंड टैगोर ये बुक नहीं लिखा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो यहाँ से आपको समझ लेना है कि बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देख के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर इज द ऑथर ऑफ बुक मैन्यूवर्स। ठीक है, मैन्यूवर्स के कौन थिंकर हैं? तो आप इसका आंसर दीजिए, तब तक आपको और बता दें कि जो सुसान जॉर्ज हैं ये क्या बताते हैं। ये भी फेमिनिस्ट हिसाब से ये दुनिया में जो लोग हंगर पे, ठीक है, हंगर पे बात करते हैं कि इनका एक बुक है हाउ हाफ वर्ल्ड डाइज। ठीक है, हाउ हाफ वर्ल्ड डाइज, मतलब इनका कहना है कि जो दुनिया में जो भूखमरी है, ठीक है, उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न ये नहीं कि उनके पास खाने नहीं है, फूड नहीं है, उनका कहना यह है कि जो संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस तरीके से बनी है कि उनके पास वो चीज़ें पहुंच ही नहीं पाती हैं। जबकि हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, सारे फूड की चीज़ें जो हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन उनके पास सही से पहुंच नहीं पाती हैं। जे.एन. टिकनर जो हैं, जो क्या कहते हैं, हेंस जे मॉर्गन था, उन्होंने जो लिखा है, हेंस जे मॉर्गन था, उन्होंने जो 6 प्रिंसिपल दिया था इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसको क्रिटिसाइज करके वो उसे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखते हैं। ठीक है, तो जे.एन. टिकनर। उसके बाद आपका था सिंथिया एंड लॉ का एक बुक फेमस है बनाना, ठीक है, बनाना बेसेस एंड बीचेस। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे भी जो है क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से बताया था। और जो मैन्यूवर बुक है वो भी सिंथिया एंड लॉ का है। तो आपको यह ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ज़्यादा फेमस ये बुक है बनाना बेसेस एंड बीचेस, जहाँ की उन्होंने फेमिनिस्ट के जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उनको बताया था। तो आपका सिंथिया एंड लॉ का ये ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं बुक, लेकिन ये भी सिंथिया एंड लॉ का ही बुक है, मैन्यूवर्स। तो जो इंटरनेशनल में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में आप फेमिनिज्म जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनके कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 बुक आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, वो है हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स सेड इक्वल शुड बी ट्रीटेड एज ए इक्वल्स एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड एज ए अनइक्वल्स। ये ज़्यादातर लोगों को जो भी बीए में थोड़ा बहुत भी पढ़े रहते हैं तो वो जानते हैं, लेकिन आप आंसर कीजिए तब तक आपको बताते हैं। और क्या जे.एस. मिल से रिलेटेड आपको बताया कि ये एक लिबरल थिंकर थे। ऑन लिबर्टी इनकी बुक है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ऑन लिबर्टी। ठीक है, अरिस्टोटल्स के बुक हैं, आपका पॉलिटिक्स हो गया इनका बुक, ये याद रखना है, जो फेमस बुक्स हैं। ठीक है, और स्टेट्स के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में जो इन्होंने बताया है वो आपको रखना है याद। ठीक है, दूसरा आपका जो है जॉन लॉक से रिलेटेड क्या है? ठीक है, 2 ट्रीटीज ऑन, ठीक है, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, 2 ट्रीटीज करके इनका बुक है। प्लेटो का आपको पता है सबसे फेमस बुक जो है वो क्या है? रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक। तो ये जो स्टेटमेंट्स है, इक्वल शुड बी ट्रीटेड एज ए इक्वल एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड एज एन इक्वल, ये अरिस्टोटल का, ठीक है, अरिस्टोटल का स्टेटमेंट्स है। तो वो वहाँ पे कहते हैं कि जो इक्वल लोग हैं उनके साथ इक्वलिटी ट्रीट किया जाए, जो अनइक्वल है उनके साथ अनइक्वल। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो अगर डिफरेंट लोग हैं, मान लीजिए कि 10 लोग हैं, उसमें 5 लोग सब कुछ एकदम हष्ट-पुष्ट हैं, ठीक है, सबके पास फिजिकली रूप से वो फिट है, और 5 लोग हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं। तो क्या सबके साथ एक तरह ट्रीट करना चाहिए? नहीं, 5 लोगों के साथ जो फिजिकली एक तरह से उसके लिए उनको अलग ट्रीट कीजिए, जो 5 लोग डिसेबल हैं उनके साथ उसी तरीके से ट्रीट कीजिए, उनके लिए कुछ रियायत दीजिए, उनको आपस में ही कम्पीट कराइए। तो ये बातें वो कहते हैं। ठीक है, बुक्स का नाम आपको याद रखना है। जैसे कि लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी इन मॉडर्न टाइम्स वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, किसके द्वारा? लीगल थ्योरी। ध्यान रखना है कि लीगल थ्योरी
सिर्फ क्वेश्चंस अगर पूछा जाए कि सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार किसने दिया था, तो आंसर आपको देना है जीन बोदेन, ठीक है। लेकिन पूछा गया कि लीगल थ्योरी ऑफ सोवर्निटी और मॉडर्न टाइम्स में किन्होंने दिया था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन, ठीक है। इनका बुक है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, उसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस करके एक बुक है जिसमें उन्होंने लीगल थ्योरी, ठीक है, लीगल थ्योरी के बारे में बताया था। वहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सुप्रीम, जो लॉ है वही सबसे ऊपर होता है। और हेरोल्ड जे लास्की का एक बुक एकदम से याद रखना है आपको, बहुत फेमस बुक है। कौन सा बुक, ग्रामर ऑफ, ठीक है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये है आपका हेरोल्ड जे लास्की, ठीक है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। टी.एच. ग्रीन का आपका है, टी.एच. ग्रीन जो है एक तरीके से लेक्चर्स ऑन द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, लेक्चर्स ऑन द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, लेक्चर्स ऑन द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस करके इनका बुक है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस। इनमें ये जो है एडलिस्टिक पर्सपेक्टिव से स्टेट्स, एथिक्स और इन सब के बारे में बताते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेशन। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट बुक। ध्यान रखना है कि लीगल थ्योरी ऑफ सोवर्निटी जो जॉन ऑस्टिन का है। ऐसे अगर सिर्फ सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट मॉडर्न टाइम्स में अगर स्टार्ट किया था तो जीन बोदेन ने सबसे पहली बार दिया था, लेकिन लीगल थ्योरी को स्पेसिफिक इनको क्रेडिट जाता है ऑस्टिन को, ठीक है। टी.एच. मार्शल, अब देखिए टी.एच. मार्शल डिवाइड सिटीजनशिप इनटू 3 पार्ट्स। अब टी.एच. मार्शल का जो है आपका ये देख लीजिए, आप तब तक इसको बताइए टी.एच. मार्शल रिलेटेड बुक है, किस बुक में उन्होंने ये सिटीजनशिप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो बुक ये है सिटीजनशिप, ठीक है। आपको देखिए बुक एकदम अच्छे से, बुक से क्वेश्चंस क्योंकि देख रहे हैं आप बहुत पूछा जाता है, तो आपको हर थिंकर, जो भी थिंकर्स यूज किए गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उस सारे थिंकर के कम से कम 1-2 जो इम्पोर्टेंट बुक है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें, आप सिटीजनशिप जो है ये आपका पॉलिटिकल थ्योरी में भी आता है, तो सिटीजनशिप में जो मेजर थिंकर है वो कौन है, टी.एच. मार्शल हैं। और टी.एच. मार्शल जो सिटीजनशिप को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, और इनका बुक किस बुक में करते हैं, वो बुक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। ये बुक कब वो लिखते हैं 1950 में, ठीक है। सोशल क्लास, ये आपका हो गया सोशल क्लास, एक सेकेंड रुकिएगा, सोशल क्लास। इसमें वो बताते हैं कि जो सिटीजनशिप होता है वो डिफरेंट हिसाब से वो बांटते हैं। 1950 ये ईयर याद रखिएगा। तो इसमें वो कितने तरीके से बांटते हैं, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल का मतलब क्या हुआ कि सिविल वो जो स्टार्टिंग में जो बेसिक्स राइट्स चाहिए, राइट्स टू लिबर्टी, ठीक है, स्पीच, ये सब जो हुए सिविल राइट हुए। फिर पॉलिटिकल राइट्स के डिमांड जो जिनके पास ये सारे भी राइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ये सिटीजनशिप का क्लास है कि पहले ऐसे सिटीजन्स जिसके पास कि सिर्फ सिविल राइट्स थे। दूसरा हुआ पॉलिटिकल राइट जो कि इलेक्शंस में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके, उनके पास पॉलिटिकल। और सोशल हो गया कि अभी के टाइम में जिनके पास एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, वेलफेयर, इन सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सोशल सिटीजनशिप हो गया। इस क्लास में इस तरीके से सिटीजनशिप को टी.एच. मार्शल डिवाइड करते हैं। तो टी.एच. मार्शल का आपको याद रखना है किस बुक में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं कि व्हाट वर द मेन रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म एंड एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। देखिए अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में एंड्रयू हेवुड्स का ग्लोबल पॉलिटिक्स का बुक पढ़ते हैं तो उन्होंने इस चीज़ को वहाँ पे डिफाइन किया है। तो क्वेश्चन है, देखिए आपकी कोल्ड वॉर जो था, कम्युनिज्म जो था, वो किस तरीके से एंड होता है, उसका मेन रीजन क्या है, तो इसके बारे में बताना है कि द स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म। ये बात सही है कि स्ट्रक्चरल रूप से वीक हो गया था सोवियत, क्योंकि कम्युनिज्म का मेन लीडर तो दुनिया में था, वो कौन था, यूएसएसआर। अब यूएसएसआर जो है उनका अगर स्ट्रक्चर वीक हो गया तो फिर दिक्कत आ गई थी। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ये भी एक रीजन था लेकिन प्राइमरी रीजन नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेन रीजन, ठीक है, ये सेकेंडरी रीजन था कि सोवियत जो अफगानिस्तान पे इन्वेजन करता है, उस वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलता है। दूसरा है कि सी ऑप्शन, द इम्पैक्ट ऑफ गोरबाचेव रिफॉर्म प्रोसेस। अब गोरबाचेव ने जो रिफॉर्म किया था, रिफॉर्म क्या था, बहुत फेमस लाइन है, आपको याद रखना है
कि उन्होंने दो कॉन्सेप्ट लाया था, प्रेस्टोरिका, ठीक है, प्रेस्टोरिका और ग्लासनोस्ट का। प्रेस्टोरिका का मतलब क्या था, रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करना, ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग द इकोनॉमी। और उनका दूसरा कॉन्सेप्ट था ग्लासनोट्स, ठीक है, ये बहुत फेमस गोर्बाचेव का कॉन्सेप्ट है ग्लासनोट्स। ग्लासनोट्स में वो क्या कहते हैं, ठीक है, ग्लासनोट्स में क्या है, ओपननेस, मतलब पूरा मार्केट को अब ओपन कर देना चाहिए, ओपननेस, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है इम्पैक्ट ऑफ गोर्बाचेव रिफॉर्म की वजह से भी ये होता है। दूसरा है कि इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशंस, ये भी एक रीजन्स था जिस वजह से क्या कहते हैं, कम्युनिज्म्स खत्म होते हैं, ठीक है। अगर आप देखें कि इस क्वेश्चंस को करने के लिए एलिमिनेशंस काम आता है कि नहीं आता, अगर आपको सिर्फ ये देखिए, हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या करेक्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए, तो आप एक कम से कम खोजने का कोशिश कीजिए कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आप इनकरेक्ट खोज लेंगे तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए बी ऑप्शंस में ये सेकेंडरी रीजन है, तो बी देखिए कहाँ कहाँ पे, यहाँ बी है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे बस देखिए ACD है, और यहाँ CND है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है, दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, और बस इसमें देख लीजिए ACND। तो C तो कन्फर्म है कि होगा ही, कि गोर्बाचेव के रिफॉर्म के बाद ही जो सोवियत का विघटन होता है। तो आपका आंसर जो है थर्ड सही हो जाएगा, ACD। ये तीनों बातें सही है, ये तीनों मेन रीजन्स थे जिस वजह से कि जो कम्युनिज्म्स का कोलैप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता है, ये सब बच्चे को पता है कि 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट, जैसे कि सोशल से, लिटरेचर से, इन सारे जगह से वो आते हैं, साइंस से स्पेशलाइज्ड उनके पास कोई नॉलेज हो, तो इस वजह से वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर एस्टेब्लिश्ड आत्मसभा। ये बातें अभी आपको बताए, ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में जब बताए तो वहाँ पे बताया कि आत्मसभा ये कब करते हैं, 1815 में, ठीक है, कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। दयानंद सरस्वती क्या करते हैं, आर्य समाज की स्थापना, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और बाकी VD सावरकर के बारे में बताया, अभिनव भारत, और BR अम्बेडकर के बारे में बहिष्कृत हितकर्णी सभा। तो आपका सही आंसर क्या होता है, राजा राम मोहन रॉय। Which among the following is not covered under Article 21 of Indian Constitution। अब देखिए आर्टिकल 21 का बात हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड बातें हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है संविधान के, वो पार्ट 3 में है, ठीक है। और आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट, ठीक है, जो जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ विद डिग्निटी, के सम्मान के साथ। और डिग्निटी का कॉन्सेप्ट कब आया, मेनका गांधी के केस से। तो आर्टिकल 21 को इतना ज़्यादा एलोबरेट किया गया कि इसमें बहुत सारे राइट्स, शुद्ध पानी पीने का अधिकार, सोने का अधिकार। अगर आपको कभी कोई आपका दोस्त सोते हैं, आप जगा देते हैं, तो आप आर्टिकल 21 का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कि आप सुप्रीम कोर्ट के केस में ये भी कर दिया गया कि अगर आपको कोई भी सोते हुए जगा देता है तो ये भी आपके एक राइट का हनन है, आपका अधिकारों का हनन है। तो आर्टिकल 21 में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर करके बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जोड़े, उसमें से कौन सा राइट आर्टिकल 21 के अंदर नहीं आता है, अभी तक नहीं आता है। तो देखिए राइट टू लाइवलीहुड्स, तो ये आता है, ये कहाँ से आता है कि आपका एक केस हुआ ओलिगा, ठीक है, एक केस हुआ सुप्रीम ओलिगा टेलीज, ठीक है, ओलिगा टेलीज वर्सेस बम्बई, ठीक है, बम्बई उस टाइम पे था, बम्बई कॉरपोरेशंस, ठीक है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं वहाँ का, वो बम्बई कॉरपोरेशंस। ये हुआ आपका 1985 में, ठीक है। तो वहाँ पे ये केसेस हुआ इनके द्वारा कि जो लाइवलीहुड्स है, जो खाने जीने का जो अधिकार, खाने पीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो भी एक राइट है, वो भी सबको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो वो गवर्नमेंट पे केस कर सकते हैं। दूसरा है कि राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि एकांत कारावास, एकांत कारावास के खिलाफ, मतलब बोला गया कि जो अगर किसी को एकांत कारावास दिया जाता है तो ये भी उनका एक राइट का हनन होता है। तो ये भी
आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया है, वो कब जोड़ा है आपका सुनील बत्रा करके, ठीक है। एक केस हुआ सुनील बत्रा। अब सुनील बत्रा एक कैदी थे, ठीक है, मतलब उनके इस तरफ से केस किया गया था, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये जब कोई भी आदमी जेल में रहे तो उनको एकांत कारावास नहीं दिया जाए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया, ठीक है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली, ये आई थिंक 1978 या 6 में हुआ था, ठीक है, ये केस आया था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन, तो ये पॉल्यूशंस केस ही हुआ था आपका एक 2005 में, ठीक है, 2005 में। ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि लोगों को नॉइज पॉल्यूशन से, ठीक है, किसी भी तरीके जैसे हम सो रहे हैं, बहुत सारे शोर शराबा हो रहे हैं, तो हमारे पास वो राइट है कि हम उस शोर शराबा के लिए गवर्नमेंट के पास जाएं और हम ये सुनिश्चित करें, गवर्नमेंट हमारे लिए सुनिश्चित करेंगे हमारे आसपास कोई भी शोर शराबा ना हो। राइट एक्टिव इथोनेसिया, राइट टू एक्टिव इथोनेसिया, इथोनेसिया का मतलब क्या हुआ, जीवन लेने का अधिकार। तो क्या हमारे संविधान में जीवन खुद से अपना आत्मदाह कर लें, आत्महत्या कर लें, ऐसा का अधिकार है? तो नहीं है। ये जो है राइट टू एक्टिव इथोनेसिया नहीं आएगा। ये आपका 2011 में एक सुप्रीम कोर्ट का केस आया था, जहाँ के एकदम क्लियरिफाई किया गया था कि एक्टिव इथोनेसिया नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पैसिव इथोनेसिया का कुछ भी एक एक्सट्रीम केसेस में बोला गया है कि पैसिव इथोनेसिया हो सकता है, वो भी एक्सट्रीम केस में, कि जबकि उनके पास कोई भी प्रोविज़न नहीं हो, कोई भी रास्ता नहीं बचा हो, और डॉक्टर जो है मेडिकल टीम पहले ये कर देगा घोषित कि इनके पास अब जीने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है, वो भी क्या, जो जिस वजह से वो जी रहे हैं एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए उनके पास ऑक्सीजन पे जी रहे हैं या कुछ बहुत सारे मेडिकल सपोर्ट सिस्टम से वो जी रहे हैं, बस वो सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाएगा, बाकी उनको ऐसा नहीं कि कोई दवाई दे के मार दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हैं अभी तक राइट टू एक्टिव इथोनेसिया के खिलाफ हैं, वो कहते हैं राइट टू एक्टिव इथोनेसिया ये आपका जो आर्टिकल 21 के अंदर राइट नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों आपका राइट हो गया। तो आर्टिकल 21 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ राइट्स हैं, उन सबको आपको थोड़ा सा जोड़ के देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू ग्लोबल एनवायरनमेंट। देखिए ग्लोबल एनवायरनमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और जो ग्लोबल एनवायरनमेंट्स का डील किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस का एक संस्था UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ये क्या करते हैं, बहुत सारे फंड से रिलेटेड और रिलेटेड करते हैं। दूसरा है कि UNFCC, ठीक है, ये आपको याद रखना, UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, UNFCC कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। तो ये भी आपका, अब देखना है कि इन लोगों के द्वारा बहुत सारे मीटिंग्स, बहुत सारे समिट बुलाए जाते हैं, जिसमें कि अलग अलग टॉपिक्स पे बात किया जाता है कि वो कब कब किया जाता है। फिर ये है क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप यहाँ तक देख सकते हैं क्रोनोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपके लिए ईयर कोई चीज़ का बनना, कब इस्टेब्लिश होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप आंसर दीजिए, तब तक आपको बताते हैं कौन सा क्या हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, इसमें क्या था कि जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको रोक लगाने के लिए बात किया गया था। रियो अर्थ समिट ये होता है, इससे भी पहले 1992 में, इसी में बातें की गई थी कि हम लोग इस चीज़ दिशा में काम करें। तो उसमें पहला एक होता है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है आपका कोपेनहेगन समिट, ये आपका 2009 में होता है, ठीक है, जिसको कि कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग 2000, ठीक है, COP, जो अभी के आप बहुत सारे COP के पेपर अगर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर, वहाँ पे देखते होंगे COP का इतना मीटिंग यहाँ अब हुआ, ठीक है। ये जोहान्सबर्ग समिट जो था ये कब हुआ था, 2002 में। तो आप ईयर याद रखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो अब इसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, रियो और समिट, बी ऑप्शन से रिलेटेड स्टार्ट होते हुए 2 हैं। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल ए से भी स्टार्ट होते, देखिए आप इसमें 2 अगर आपको पता ही होता तो एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, इसमें आपको 3 कम से कम पता होना कंपलसरी था, क्योंकि ये दोनों तो BA दोनों में है। अब देखिए C और D में कौन सा पहले, तो C में कोपेनहेगन समिट 2009 में होता है, यानी C लास्ट में और D पहले, तो C लास्ट में इसमें है और D पहले है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। इस तरीके से आप देखिए थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो आप यहाँ से जो आप पूरा देखे, पूरा इस 25 क्वेश्चंस का जो एनालाइज आप लोग देखे, इसमें क्या आप पाए कि अलग अलग क्रोनोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको ईयर सही तरीके से याद रखना है,
ठीक है। अगर आप हम लोगों से जुड़ के तैयारी करते हैं तो आपको एकदम सही तरीके से स्ट्रक्चर वे में सब कुछ का ईयर कब बना, उसका क्या उद्देश्य था, कौन लीडर्स थे, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं उसके बारे में जान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहे आप एमएससी के कोर्सेज कर रहे हो, ठीक है, पीजी करना चाहो, एमए में पॉलिटिकल साइंस से कोर्सेज लेना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल जुड़िए। आपको देखिए, आप नहीं भी जुड़ते हैं तो आप यूट्यूब पे ज़रूर जुड़े, वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री में भी सेशंस मिलते रहेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर के सारे सेशंस मिलेंगे और भी बहुत सारे सेशंस मिलते रहेंगे। आपको जिस हिसाब से आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे उस हिसाब से और बहुत कुछ मिलते रहेंगे। बीएड के कोर्सेज भी हैं हमारे साथ, आप जो जुड़ के अच्छे से अगर तैयारी करना चाहते हैं। और ये सारे कोर्सेज का फीस क्या है, 4999 है बस, ठीक है। और आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके ज़रूर जानकारी लें। और आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप CUET PG 2025 देना चाहते हैं तो आप तुरंत कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए और एडमिशन ले लीजिए। दूसरा ये है कि 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि अगर अभी आप तुरंत एडमिशन लेते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, प्रिस्टिन का जो प्रिस्टिन क्लासेस जो है, आपको प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सबको, क्योंकि फ्री है, शेयर करने में आपको कुछ जाएगा नहीं। और जब आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्त के साथ आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, और आपको पता है कि शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। धन्यवाद, आपको मिलते हैं अगले सेशंस में नए क्वेश्चंस के साथ।